सभी को मेरा नमस्कार। आज अपने करने जा रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। सबको ये बहुत ही मुश्किल लगता है, जबकि ये बिल्कुल भी मुश्किल पाठ नहीं है। अच्छी तरह से देखें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा है, निबंध लिखा है। विधा क्या है, निबंध है। और देखो, स्त्री शिक्षा के विरोधी, यानी कि जो लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं, ठीक है, स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं और वो चाहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, समाज के लिए विघटनकारी मानते हैं स्त्रियों का पढ़ाना, और तरह तरह के कुतर्क दिए हैं। कुतर्क का मतलब क्या होता है, बुरा तर्क। कु का मतलब क्या होता है, बुरा। बुरे तर्क दिए हैं कि इस वजह से नहीं पढ़ाना चाहिए। ऐसे कितने सारे कुतर्क आपके सामने अभी आएंगे कि इन्होंने कौन कौन से कुतर्क दिए हैं। इन सभी कुतर्कों का खंडन किया है किन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। सबसे पहले तो शीर्षक समझने की कोशिश करें। स्त्री शिक्षा के विरोधी, ठीक है, जो लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं और उन्होंने स्त्री शिक्षा के विरोध में जो कुतर्क दिए हैं उनका खंडन किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ध्यान में रखना है, पूरे पाठ में सबसे पहले आएंगे कि उन लोगों ने क्या क्या कुतर्क दिए और फिर द्विवेदी जी ने कैसे कैसे उनका खंडन किया। यही है इस निबंध के अंदर। अब सबसे पहले ध्यान में रखना है कि यह निबंध सितंबर 1914 के अंक में, सितंबर 1914 के अंक में पढ़े लिखों का पांडित्य में, पढ़े लिखों का पांडित्य नाम से प्रकाशित हुआ था। ध्यान में रखना है कि सबसे पहले यह जो निबंध है किस नाम से प्रकाशित हुआ था, पढ़े लिखों का पांडित्य। और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, सरस्वती पत्रिका में। बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका थी उस समय की। सरस्वती पत्रिका में सितंबर 1914 के अंक में पढ़े लिखों का पांडित्य नाम से यह प्रकाशित हुआ था। उसके बाद द्विवेदी जी ने महिला मोद नामक पुस्तक में, महिला मोद नामक पुस्तक में इसका नाम बदल दिया और नाम बदल कर क्या रखा, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। और इसमें लेखक ने इस निबंध में यह बताया है कि जो लोग स्त्री शिक्षा को बेकार मानते हैं, समाज के लिए विघटनकारी मानते हैं, उनका लेखक ने प्रबल विरोध किया है। और तो और एक विशेषता इस निबंध में और है, ध्यान में रखना है। अच्छी तरह से मैं बोल रही हूँ, वो नोट्स बनाते जाना है। क्या विशेषता है इस निबंध की ओर, कि इन्होंने परंपरा को ज्यों को त्यों स्वीकार नहीं किया है, कि परंपरा में जो चीज़ें चली आ रही हैं हमेशा से, उनको लेखक ने स्वीकार नहीं किया है। कैसे कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी परंपरा की, हमेशा से जो चली आ रही हैं, जो अच्छी चीज़ें थी, उन्हें तो लेखक ने अपनी विवेक और बुद्धि से स्वीकार कर लिया ज्यों का त्यों। लेकिन जो हिस्सा परंपरा का सड़ गल चुका था, उसे लेखक ने स्वीकार नहीं किया है, उसका खंडन किया है। तो सबसे पहले अपने इसमें यह देखेंगे कि इस निबंध में लोगों ने, पढ़े लिखे लोग जो खुद कॉलेज स्कूल तक पढ़े हुए हैं, ऐसे लोग भी स्त्री शिक्षा को खराब मान रहे हैं, समाज के लिए अनर्थकारी मान रहे हैं। ऐसे लोगों ने स्त्री शिक्षा के विरोध में कौन कौन से कुतर्क दिए। सबसे पहले तो हम कुतर्क देखेंगे
तभी तो उसके बाद देखेंगे कि द्विवेदी जी ने इनका खंडन कैसे कैसे किया। तो कौन कौन से कुतर्क दिए और कैसे कैसे द्विवेदी जी ने इनका खंडन किया। तो सबसे पहले तो ये चीज अच्छी तरह से याद रख लेना कि यह सरस्वती पत्रिका में 1914 के अंक में पढ़े लिखों का पांडित्य नाम से प्रकाशित हुआ था। और महिला मोद में द्विवेदी जी ने इसका नाम बदल कर क्या लिख रख दिया, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। अब हम देखेंगे कि पढ़े लिखे लोगों ने ही स्त्रियों को पढ़ना बेकार बताया और उसके लिए कौन कौन से कुतर्क दिए। तो देखें, लेखक ने ऐसे पढ़े लिखे लोग जिन्होंने खूब बड़े बड़े ग्रंथ और साहित्य खुद ने पढ़ रखे हैं, उन्होंने भी स्त्री शिक्षा को ग्रहनाश का कारण बताया और समाज के लिए अनर्थकारी बताया। उन्होंने क्या क्या कुतर्क दिए। पहला कुतर्क क्या दिया? पहला कुतर्क ये दिया, मैं यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट्स में लिख दूंगी और आप उतार लेना। पहला कुतर्क ये दिया कि संस्कृत कवियों के जो नाटक थे ना उस समय में, उसमें जो कुलीन सभ्य स्त्रियां थी उन्हें भी संस्कृत में बात नहीं करवाया गया, प्राकृत में बात करवाई गई। देखिए, भाषाएं दो थी पहले, संस्कृत और प्राकृत। ठीक है, ध्यान में रखना है। प्राकृत तो जो हम आम बोलचाल की भाषा होती है, जन सामान्य की भाषा, और संस्कृत जो पढ़े लिखे विदुषी विद्वान थे उनकी भाषा थी संस्कृत। जैसे अपन घर में बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा और स्कूल में बोलते हैं हिंदी या इंग्लिश, इसी तरह से प्राकृत और संस्कृत थी। तो पहला इन्होंने क्या है कि पुराणों में स्त्रियों को पढ़ाने की कोई नियमबद्ध प्रणाली नहीं थी। इन्होंने कहा है कि संस्कृत कवियों के जो नाटक थे उसमें कुलीन स्त्रियों से भी प्राकृत में बात करवाई गई है, संस्कृत में नहीं। इसलिए अगर वहाँ प्राकृत में बात करवाई गई है और संस्कृत में नहीं करवाई गई, इसका मतलब ये है कि इतिहास में, पुराणों में कोई भी स्त्री शिक्षा के लिए नियमबद्ध प्रणाली नहीं थी। अर्थात ये लोग क्या कह रहे हैं, सिंपल बात कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं कि पुराणों में स्त्री शिक्षा के लिए कोई नियम नहीं था, कोई भी नियम नहीं था। दूसरा कुतर्क देखिए, शकुंतला इतनी कम पढ़ी लिखी थी, तिस पर भी इसने दुष्यंत को इतने कटु वाक्य कहे। अर्थात स्त्रियों को पढ़ाना क्या है, अनर्थकारी है। स्त्रियों को पढ़ाना क्या है, अनर्थकारी है। ये किन लोगों ने कहा है? उन लोगों ने कहा है जो खुद पढ़े लिखे हैं। क्या कह रहे हैं कि शकुंतला इतनी कम पढ़ी लिखी थी। शकुंतला और दुष्यंत ने गांधर्व विवाह किया था, इनकी कहानी सुनी होगी आपने। आगे बताऊंगी कि शकुंतला ने दुष्यंत को इतने कटु वाक्य लिखे, अभी तो ये कम पढ़ी लिखी थी, ठीक है। और अगर ये ज्यादा पढ़ी लिखी होती तब तो ये पता नहीं क्या ही कह देती दुष्यंत को। इसका मतलब ये है कि स्त्रियों को पढ़ाना क्या है, अनर्थकारी है। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। ये कुतर्क दिया उन लोगों ने, उन पुरातन पंथी लोगों ने जो स्वयं शास्त्रज्ञ थे, विद्वान थे। और देखिए अगला, स्त्रियों को गंवारों की भाषा पढ़ाना भी बर्बादी का कारण है। क्या कहना चाहते हैं ये लोग कि स्त्रियों को तो गंवारों की भाषा भी नहीं पढ़ानी चाहिए। अर्थात इनको पढ़ाना क्या है, समाज के लिए विघटनकारी है, ग्रह नाश का कारण है। स्त्रियों को पढ़ाना घर का नाश कर देती हैं, विनाश कर देती हैं स्त्रियां। कि अगर इनको पढ़ाएंगे, अगर संस्कृत पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, अगर इन्हें गंवारों की भाषा भी पढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, बर्बादी का कारण होगा।
और इन्होंने अगला कुतर्क क्या लिखा है कि सीता द्वारा, देखें सीता का उदाहरण क्या दिया है। जब श्री राम ने सीता का परित्याग कर दिया था, सीता का परित्याग कर दिया था, तब सीता ने लक्ष्मण के हाथ में संदेश भेजा था, कटु संदेश भेजा था कि उन्होंने तो अग्नि में अपनी पवित्रता साबित कर दी थी, फिर भी किसी मिथ्यावाद पर उन्हें वापस से परित्याग कर दिया गया उनका। तो ये कटु वाक्य सीता जी ने लक्ष्मण के हाथ भेजे थे, तो यह उनके पढ़ने का ही दुष्परिणाम था। ये लोग क्या कहना चाहते हैं कि अगर स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती तो पुरुषों के सामने आवाज नहीं उठा सकती थी, अर्थात अगर इनको पढ़ाएंगे तो ये ग्रह नाश का कारण बनेंगी, समाज के विघटन का कारण बनेंगी, बर्बादी का कारण बनेंगी। इन सब पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन कौन से तर्क देकर इन कुतर्कों का खंडन किया है। कौन से? ये सभी कुतर्क। इनका खंडन द्विवेदी जी ने किस प्रकार किया है, तो देखे भाई ये कुतर्क, ऐसे ऐसे कुतर्क दिए इन लोगों ने। किन लोगों ने? जो खुद पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने खुद बड़े बड़े ग्रंथ, कॉलेज स्कूल तक गए हुए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ साहित्य पढ़े हुए हैं। उनकी ये दलीलें थी कि नहीं पढ़ाना चाहिए स्त्रियों को, बर्बादी का कारण है। अब इन दलीलों पर द्विवेदी जी ने इन्होंने किस तरह का एक एक कुतर्क का खंडन किया है, ये अपने अभी देखेंगे। तो पहला कुतर्क क्या है, देखें। पुराणों में स्त्रियों को पढ़ाने की कोई नियमबद्ध प्रणाली नहीं थी। और इससे पहले इन्होंने क्या कहा था, नियमबद्ध प्रणाली का अपने बाद में लेंगे। एक चीज और कहा था कि संस्कृत कवियों, मैं यहाँ लिख ही देती हूँ ये वाला कुतर्क, यहाँ एक कुतर्क और था कि संस्कृत कवियों के नाटकों में स्त्रियों से प्राकृत में बात करवाई गई है, प्राकृत में बात कराई गई है। इसका मतलब वे पढ़ी लिखी नहीं थी, इसी वजह से प्राकृत में बात करवाई गई है। तो द्विवेदी जी ने इस बात का खंडन किया है। क्या खंडन किया है कि ठीक है, मान लीजिए, अपने मान लेते हैं कि उस वक्त जो है संस्कृत कवियों के नाटकों में स्त्रियां प्राकृत भाषा बोलती थी, ठीक है। तो क्या प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होना या गंवार होने का सबूत है? प्राकृत वे इसलिए बोलती थी क्योंकि प्राकृत उस वक्त जन सामान्य की भाषा थी, सर्वसाधारण की भाषा थी। अगर वे संस्कृत नहीं बोलती थी, प्राकृत ही बोलती थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस समय स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी। इतने सारे जैन और बौद्ध ग्रंथ देखे होंगे आपने। जैन और बौद्ध ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? प्राकृत में लिखे गए हैं। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि ये जो विद्वान थे, ये जो इतने बड़े बड़े शास्त्रज्ञ थे, ये भी सारे के सारे क्या थे? अनपढ़ थे? नहीं। संस्कृत कवियों के नाटकों में अगर स्त्रियों ने प्राकृत में बात की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे पढ़ी लिखी नहीं थी। लेखक ने कहा है कि फिर तो अगर ऐसा है तो उस समय प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार के संपादक को भी क्या होना चाहिए? अनपढ़ और गंवार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने भी उस समय अखबार किस में लिखे थे? प्राकृत में ही लिखे थे। उस समय के अखबार जो थे वे भी प्राकृत भाषा में छपते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियां अगर प्राकृत बोलती थी तो वे क्या थी? अनपढ़ और गंवार थी। नहीं। अब देखें दूसरा, पुराणों में, अपने इसको पहला बना लेते हैं,
ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है। दूसरा है, पुराणों में स्त्रियों को पढ़ाने की कोई नियमबद्ध प्रणाली नहीं थी। इसका खंडन द्विवेदी जी ने किस प्रकार किया देखो। तो इस कुतर्क का खंडन कैसे किया कि पुराणों में कोई नियमबद्ध नियम ही नहीं था पुराणों में तो कि स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। तब द्विवेदी जी ने कहा कि क्या हो गया, नियम नहीं था तो क्या पता नियम हो, क्या पता उस वक्त कॉलेज या स्त्रियों के कॉलेज या स्कूल ना हो, इस वजह से नियम नहीं बना होगा, या फिर नियम बना भी होगा स्त्रियों को पढ़ाने का तो कोई नष्ट हो गया होगा। ये भी तो हो सकता है कि नियम बना हो और नष्ट हो गया हो। एक बात और कहते हैं इस बारे में द्विवेदी जी, बड़ी अच्छी बात, कि उस वक्त विमान चलाए जाते थे, उस वक्त भी जहाज चलते थे। तो बताइए ना, जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली कहाँ है, कैसे बनता था, ये किस तरह से बनता था, बताओ कहाँ है। जहाज में लोग बैठकर एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाते थे, तो बताएं कहाँ है जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली। अगर स्त्रियों के इतिहास में, पुराणों में कोई नियमबद्ध प्रणाली नहीं है तो क्या फिर हमें स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए? ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। इस कुतर्क का खंडन द्विवेदी जी ने इस प्रकार किया। अगला कुतर्क क्या था कि स्त्रियों को पढ़ाने से क्या होते हैं, अनर्थ होते हैं। शकुंतला का उदाहरण दिया कि शकुंतला ने कटु श्लोक लिखे थे दुष्यंत को, इसलिए स्त्रियों को पढ़ाने से क्या होते हैं, अनर्थ होते हैं। इस पर द्विवेदी जी ने कुतर्क दिया, किस तरह से इसका खंडन किया। ये इन लोगों ने कहा है कि स्त्रियों को पढ़ाने से क्या होते हैं, अनर्थ होते हैं। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि ठीक है, अनर्थ होते हैं। उस वक्त जब वेद लिखे गए थे, वेद लिखे गए थे, वेदों को क्या माना गया है, ईश्वर कृत माना गया है, ईश्वर द्वारा रचित माना गया है वेदों को। तो वेदों की रचना किससे करवाई गई, विश्ववरा जैसी विदुषी, विश्ववरा जैसी विदुषी ने इनकी रचना और इनका दर्शन किया है। तो क्या हम महिलाओं को ककहरा भी ना पढ़ाएं, लड़कियों को हम पढ़ाएं ना। उस समय इतनी विदुषी, इतनी महान स्त्रियां थी, इतने सारे लेखक ने उदाहरण दिए हैं कि विश्ववरा, देखिए विश्ववरा कौन थी भाई, इन्होंने वेदों पर अनुसंधान किया था, वेदों पर अनुसंधान करने वाली महान विदुषी थी, अनुसंधान करने वाली महान विदुषी थी, महान विदुषी थी। इन्होंने वेदों का सरल ढंग से अनुवाद किया था विश्ववरा ने। तो उस समय में स्त्रियां पढ़ी लिखी थी, लेखक ये कहना चाहते हैं। महान स्त्रियों के उन्होंने उदाहरण दिए हैं, शीला और विद्या जैसी महान स्त्रियों के उदाहरण दिए हैं इन्होंने। और त्रिपिटक में, त्रिपिटक के थेरी गाथा में तरह तरह की जो पद्य रचनाएं रची गई हैं, वे भी तो स्त्रियों ने लिखी हैं। बहुत सारी स्त्रियों ने, विदुषियों ने लिखी हैं त्रिपिटक ग्रंथ में बहुत सारी पद्य रचनाएं। तो क्या वो अनपढ़ थी? नहीं, वे अनपढ़ नहीं थी। और इन्होंने उदाहरण दिए हैं कि अत्रि की पत्नी, पत्नी धर्म पर इन्होंने घंटों व्याख्यान दिया था। और तो और इन्होंने गार्गी का उदाहरण दिया है। राजा जनक के दरबार में गार्गी ने अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया था और बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दिया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इन्होंने दिए हैं लेखक ने, जिनसे पता चलता है कि उस इतिहास में भी स्त्रियां पढ़ी लिखी थी। इनसे पढ़ने से अनर्थ कदापि नहीं होते हैं। और एक उदाहरण दिया है इन्होंने, मंडन मिश्र की पत्नी थी, उन्होंने शंकराचार्य के छक्के उड़ा दिए थे।
छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने शंकराचार्य के, किसमें? व्याख्यान में, पांडित्य प्रदर्शन करने में। तो इसका मतलब ये है कि ना वे पढ़ी लिखी होती, ना पुरुषों की बराबरी करती, ना पुरुषों को हराती। इसका मतलब तो ये हुआ कि पुरुषों के लिए पढ़ना, एक मिनट ये साफ कर दूं, इसका मतलब तो ये हुआ कि स्त्रियों के लिए पढ़ना, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। अच्छा, इस तरह से तो औरतों को अनपढ़ रखकर, लड़कियों को अनपढ़ रखकर, बालिकाओं को अनपढ़ रखकर क्या हम देश का गौरवमान बढ़ाना चाहते हैं? इससे देश का गौरव नहीं बढ़ेगा। देश का गौरव कैसे बढ़ेगा? स्त्रियों को पढ़ाने से ही, बालिकाओं को पढ़ाने से ही बढ़ेगा। कि स्त्रियों को पढ़ाना कालकूट के समान है, कालकूट मतलब जहर के समान है, कि स्त्रियों को पढ़ाना क्या है? जहर के समान। और इनके पुरुषों के लिए पढ़ना अमृत के समान है। पीयूष मतलब अमृत, इनके लिए पढ़ना अमृत के समान, और स्त्रियां पढ़े तो जहर। ऐसा नहीं हो सकता। स्त्रियों को पढ़ाने से किसी तरह का कोई अनर्थ नहीं होता है। हवाला मांगते हैं इतिहास में स्त्रियों के पढ़ने का कि लाओ कहाँ है प्रमाण, तो उन्हें क्या पढ़ना चाहिए? उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। क्या है इस अध्याय में? इस अध्याय में रुक्मिणी हरण की कथा है। रुक्मिणी हरण की कथा है। इन्होंने वहां जब इनका हरण कर लिया गया था, एकांत में बैठकर लंबा चौड़ा पत्र एक ब्राह्मण के हाथ किसको भेजा था? श्री कृष्ण को भेजा था। तो ये बिल्कुल भी इससे पता प्रकट होता है कि रुक्मिणी कितनी ज्यादा विदुषी, कितनी बड़ी, कितनी महान विदुषी थी। इन्होंने कोई गंवारों की भाषा नहीं लिखी, इन्होंने कोई प्राकृत में नहीं लिखा था, इन्होंने संस्कृत में श्री कृष्ण को लंबा चौड़ा पत्र लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ भेजा था। तो इससे पता चलता है कि तब की स्त्रियां भी क्या थी? पढ़ी लिखी थी। अब बात आती है शकुंतला की। इन्होंने कहा कि शकुंतला इतनी कम पढ़ी लिखी थी, इस पर भी शकुंतला ने दुष्यंत को इतने कटु श्लोक लिख दिए। देखें, दुष्यंत ने शकुंतला से गांधर्व विवाह किया, प्रेम विवाह किया, लव मैरिज की, उसके बाद मुकर गए और उसे भूल गए। तब क्या शकुंतला ये कहती कि वाह आर्य, बहुत अच्छा किया आपने जो गांधर्व विवाह करके मुकर गए, आप तो नीति, न्याय और सदाचार की मूर्ति हैं। क्या ये कहती क्या शकुंतला? नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहिए उसे। जो भी इसने कहा वह बिल्कुल स्वाभाविक था। स्वाभाविक था या नहीं? कहना चाहिए या नहीं कि प्रेम विवाह करके कोई मुकर जाए तो क्या उसे सुनाई भी नहीं? स्त्रियों पे अत्याचार करते रहो और वो चुप रहें तब तो ठीक है, और अगर कोई स्त्री बोल जाए तब वो क्या कहलाएगी? समाज का विघटन करने वाली कहलाएगी। ये ठीक है। तो देखें, लेखक ने लिखा है कि शकुंतला ने जो भी कटु वाक्य लिखे थे वे बिल्कुल स्वाभाविक थे, ऐसा उसे कहना ही चाहिए था। कितना अच्छा कहा उन्होंने कि वाह आर्य, कितना अच्छा किया आपने, ऐसा कहती फिर, है ना? नहीं, शकुंतला चुप नहीं रही और उसने बहुत ही कटु वाक्य लिखकर दुष्यंत को भेजे थे। अब देखेंगे आगे। अब सीता जी का उदाहरण ले कि
सीता द्वारा, ये भी अपने करेंगे कि स्त्रियों को गंवारों की भाषा पढ़ाना भी बर्बादी का कारण है। पहले ये देख लें कि स्त्रियों को गंवारों की भाषा पढ़ाना भी क्या है, बर्बादी का कारण है। तो फिर आदमियों को पढ़ाना बर्बादी नहीं है, पुरुष जो पढ़े वे बर्बादी नहीं है। पुरुष जो विघटनकारी काम कर रहे हैं, बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, चोरी करना, रिश्वत लेना, घूस लेना, ये सब क्या है। मान लीजिए कि पुरुष स्त्रियों के पढ़ने से अनर्थ होते हैं और स्त्रियों को गंवारों की भाषा भी नहीं पढ़ानी चाहिए, तो क्या पुरुषों के पढ़ने से अनर्थ नहीं हो रहे। पुरुष जो चोरी करते हैं, जो घूस लेते हैं, जो नर हत्या करते हैं, बम के गोले फेंकते हैं, वे ठीक हैं। अगर इनके पढ़ने से अनर्थ होते हैं तो क्या पुरुषों के पढ़ने से अनर्थ नहीं होते। फिर तो ऐसा होना चाहिए कि सभी स्कूल कॉलेज क्या कर देने चाहिए, बंद कर देने चाहिए। शिक्षा होनी ही नहीं चाहिए। यदि स्त्रियों के पढ़ने से अनर्थ होते हैं तो वे पुरुषों के पढ़ने से भी अनर्थ हो सकते हैं। अगला उदाहरण देखें, सीता जी का दिया कि सीता जी द्वारा राम को भेजा गया कटुतापूर्ण संदेश उनके पढ़े लिखे का ही कारण था। क्या हुआ था भाई, सबको ध्यान है, रामायण सबने बहुत बार देखी होगी। जब सीता जी का परित्याग कर दिया था श्री राम ने, तब सीता जी ने लक्ष्मण को संदेश दिया कि कह देना उस राजा से, देखें मात्र राजा कहकर बुलाया है, कह देना उस राजा से कि मैंने तो अपनी पवित्रता अग्नि में कूदकर सबके समक्ष अपनी पवित्रता को साबित कर दिया था, तो फिर कुछ लोगों के मिथ्यावाद से ही मुझे त्याग दिया। क्या ये रघुकुल की रीत यही है कि कुछ लोगों के कहने पर मुझे त्याग दिया गया? मैंने तो अपनी पवित्रता साबित कर दी थी। देखें सीता ने कितने कटु वाक्य कहे, मात्र राजा कहकर राम को बुलाया उन्होंने और संदेश भेजा कि कह देना उस राजा से। तो क्या सीता का ये कहना अस्वाभाविक था? नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक था। ये कहना सीता जी का बिल्कुल स्वाभाविक था, उन्हें ये कहना चाहिए था। और तो और वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी थी, उन्होंने भी सीता जी के परित्याग पर श्री राम पर क्रोध प्रकट किया है। तो यह सीता जैसी साध्वी तो कहीं नहीं सुनी। वे एक महान विदुषी थी, प्रकांड विदुषी थी सीता जी, इतना उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था। तो क्या ये पढ़े लिखे का परिणाम है? नहीं, ऐसा कहना स्वाभाविक था। श्री राम को कटु वाक्य कहना स्वाभाविक था। तो देखें भाई, अंत में लेखक क्या कहते हैं, चलो मैंने मान लिया कि पुराणों में कोई नियमबद्ध प्रणाली नहीं थी, इतिहास में स्त्रियों को पढ़ाने का कोई नियम नहीं था, लेकिन नियम तोड़े भी तो जा सकते हैं। पहले स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जा सकता था, तो क्या अब भी नहीं पढ़ाए? जो पुराने समय से कुछ परंपराएं हमें जो अच्छी नहीं है, जो परंपराएं सड़ गल चुकी हैं, क्या हमें उन्हें तोड़ नहीं देना चाहिए? तोड़ देना चाहिए, अर्थात बालिकाओं को पढ़ाना चाहिए। द्विवेदी जी लिखते हैं कि चाहे कैसे भी हो, ईश्वर के वास्ते बालिकाओं को पढ़ाना चाहिए। किसी तरह के जो भी जिस तरह के आजकल के नियम है, पुराने ज़माने में उनके लिए स्कूल कॉलेज नहीं थे, लेकिन आज हर बालिका को पढ़ना ही चाहिए। तो अंत में लेखक ने यही कहा है कि चाहे कुछ भी नहीं था, मान लीजिए परंपरा में कुछ नहीं था, इतिहास में कोई वर्णन नहीं था, पुराणों में कोई नियमबद्ध प्रणाली नहीं थी, तो हमें उन नियमों को तोड़कर, उन परंपराओं को तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। और बालिकाओं के पढ़ाने से, स्त्रियों को पढ़ाने से किसी तरह के कोई अनर्थ नहीं होते हैं। कभी भी पढ़ी लिखी बालिका गृह सुख का नाश करने वाली नहीं बनती है।
अंत में लेखक ने सबसे यही विनती की है कि हर बालिका को पढ़ाना चाहिए। तो ये था पाठ, कितना आसान था देखें। अब इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ, सभी प्रश्न बता देती हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि जो कुछ पुरातन पंथी लोग थे उन्होंने स्त्री शिक्षा के कौन कौन से कुतर्क दिए। तो मैंने जो यहाँ लिखवाए हुए थे वे सारे के सारे उत्तर में लिखने हैं। और अगला प्रश्न बन सकता है कि उन कुतर्कों का खंडन द्विवेदी जी ने किस प्रकार किया। तो उन कुतर्कों के खंडन के लिए आप जितना मर्जी लंबा आंसर लिख सकते हैं, अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है। और प्रश्न बन सकता है कि क्या सीता जी और शकुंतला जी का कटु वाक्य कहना स्वाभाविक था। तो यह भी मैंने आपको समझा दिया है। और प्रश्न बन सकता है कि तब की और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, यह भी हम बता सकते हैं कि तब की शिक्षा प्रणाली कैसी थी और अब की शिक्षा प्रणाली कैसी है। और प्रश्न आ सकता है कि द्विवेदी जी ने किन किन महान विदुषियों की चर्चा इस पाठ में की है। तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं किन किन महान विदुषियों की, विश्ववरा, शीला, विज्जा, इन महान विदुषियों की चर्चा इसमें हुई है। और भी बहुत सारी, मंडन ऋषि की पत्नी और अत्रि जी की पत्नी, इस तरह की बहुत सारी महान विदुषियों की चर्चा द्विवेदी जी ने इस पाठ में की है। और भी प्रश्न बन सकता है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इस निबंध का लेखक का क्या उद्देश्य है। तो आप लिख सकते हैं अच्छी तरह से कि बालिकाओं को पढ़ाना चाहिए। इसके बारे में आप जितना मर्जी, मैंने आपको वीडियो में बताया है, अच्छी तरह से समझ लें और इसे लिख सकते हैं। और प्राकृत जो सर्वसाधारण की भाषा थी, इसके लिए लेखक ने क्या उदाहरण दिए हैं, यह भी आप लिख सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पूरी तरह से आप देखते हो और अच्छी तरह से समझ आ जाती है तो कोई भी प्रश्न कहीं से भी आए आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।